Assalamu alaikum. The topic of this video is antenatal care from 10 teacher. एंटीनेटल केयर हम लोगों ने स्टार्ट करना है ओवरव्यू ऑफ एंटीनेटल केयर से। यहाँ से हम लोगों ने रीड करना स्टार्ट करना है। एम्स आर इम्पॉर्टेंट. व्हाट आर द एम्स टू प्रोवाइड इन प्रोवाइडिंग एंटीनेटल केयर? व्हाट इज़ एंटीनेटल केयर? एंटीनेटल केयर वो केयर होती है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स को ड्यूरिंग देयर डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है। तो उसका एम क्या है? उसका एम है टू ऑप्टिमाइज प्रेगनेंसी आउटकम्स फॉर वुमेन एंड बेबीज़, कि बेस्ट आउटकम आए उस प्रेगनेंसी का। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट मैनेज दोज फैक्टर्स दैट एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द बेबी एंड द मदर। अगर कोई एडवर्सली हमें आउटकम दिख जाता है, जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटिस मिल जाती है, प्रेक्लेम्शिया मिल जाता है, तो उसको ओवरकम किया जाए। एडवाइस, रिएश्योरेंस एंड एजुकेशन एंड सपोर्ट ऑफ द वुमेन एंड हर फैमिली, क्योंकि ये पीरियड उसके लिए फिजियोलॉजिकल और फिजिकल चेंजेस से भरा पड़ा होता है। इमोशनल सपोर्ट भी उसे फुल चाहिए होती है। टू डील विद माइनर एलिमेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उसका बीपी हाई हो गया ट्रांसिएंटली, तो उसमें भी उसको फुल सपोर्ट चाहिए। टू प्रोवाइड जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग। तो एंटीनेटल केयर बेसिकली एम्स के उस फीमेल के साथ काइंडनेस शो की जाए, डिग्निटी दी जाए और तमाम रिलीजन, कल्चर्स और सोशल पर्सनल लाइफ में भी उसको जो है बहुत रिस्पेक्ट दी जाए, उसको बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड की जाए। इस सब के बाद हम आ जाते हैं एडवाइस, रिएश्योरेंस एंड एजुकेशन पे। एडवाइस, रिएश्योरेंस एंड एजुकेशन विच बेसिकली प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द वुमेन एंड फैमिली। उसको बताना है कि जो सिम्टम्स हैं लाइक नोजिया, हार्टबर्न, कॉन्स्टिपेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, स्वेलिंग, हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड ये जो सारी चीज़ें हैं दीज आर कॉमन। हार्टबर्न भी इंक्रीज़ होता है, देयर इज़ हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरियम, बहुत ज़्यादा उल्टी आने को भी करती है। सो दीज आर नॉर्मल थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी। हाँ, अगर जो ख़वातीन स्मोकिंग करती हैं या अल्कोहल कंजम्पशन करती हैं या ड्रग्स यूज़ करते हैं, इलिसिट ड्रग्स, उनको बताया जाए 1/3 ऑफ द वुमेन डू यूज़ इट, तो उनको बताया जाता है कि वो ना यूज़ करें बिकॉज इट कैन कॉज फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, प्रीटर्म लेबर, प्लेसेंटल अब्रप्शन एंड इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम्स है, इस तरह सपोर्ट ग्रुप्स हैं। पेरेंट क्राफ्ट एजुकेशन है जिसमें फॉर्मल डिस्कशन ग्रुप्स के थ्रू जो पेरेंट्स को एडवाइस की जाती है, पेरेंट्स को बताया जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या इस चीज़ करनी चाहिए इस दौरान। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले हम लोग ईडीडी और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी को डिस्कस करते हैं। अक्सर यूजुअली वी आर गिवन अ डेट और हमें कहा जाता है कि ईडीडी निकालो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट इज़ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। खातून से पूछना कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था। लेट्स सपोज शी सेज हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज़ 1 जनवरी 2021। अब हम इसी डेट से हम निकालेंगे अपनी ईडीटी भी और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ईडीटी कैसे निकालते हैं? विद नाइक्लेव्स रूल। ठीक है, हम 9 मंथ्स ऐड करेंगे यहाँ पे और 7 डेज़ ऐड करेंगे। हम ग्रिगोरियन कैलेंडर में 7 डेज़ ऐड करते हैं। अगर कमरी महीना हो जैसे ल्यूनर कैलेंडर जैसे सऊदिया में यूज़ करते हैं तो वी ऐड 14 डेज़। 9 + 1 10 मंथ 10 आ जाएगा। 8th of October 2021 वुड बी हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से अप टू द करंट डेट। आज डेट क्या है? 26 मई 2021। हम लोगों ने काउंट करना 1 जनवरी 2021 से 26 मई तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर उसका गुजर चुका हुआ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिखते हैं हम लोग 12 वीक्स + 1। वी ऑलवेज काउंट आवर ट्राइमेस्टर ऑफ 13 वीक्स। ठीक, अब इस महीने के 4 हफ्ते ऐड करेंगे। 13 + 4 17 वीक्स। मई का लास्ट वीक चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसके 3 वीक्स ऐड करेंगे प्लस लास्ट वीक का आज कौन सी डे है? वेडनेसडे है। 3 डेज़ ऊपर हो चुके हैं। 17 + 3 20 वीक्स + 3 डेज़ इज़ हर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे अक्सर डेटिंग स्कैन कराते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो BMI है, इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बॉडी मास इंडेक्स जिन ख़वातीन का ग्रेटर दैन 35 होता है, आपको पता ही होगा कि जितना क्लासेस बनती हैं, ग्रेटर दैन 35 अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स है तो वो ओबीज़ कैटेगरी में आता है। जिनका भी बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होगा उस लिहाज से देयर इंक्रीज़ इन द वेट इन प्रेगनेंसी वेरी करेगा। अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स जो है नॉर्मल है 18.5 to 24.9, तो उसका सिर्फ 11 से 16 किलोग्राम्स बढ़ेंगे।
अगर बॉडी मास इंडेक्स थोड़ा सा बड़ा है, लाइक प्री ओबीज है 25 to 29, सॉरी ओवरवेट 25 to 29 ओवरवेट, तो उसमें 7 to 11 किलोग्राम्स पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ओवर 30 है, लाइक ओबीज प्री ओबीज कैटेगरी में आता है, तो उसमें 5 to 9 किलोग्राम्स पड़ेंगे। तो इट डिपेंड, जितना जो BMI ज़्यादा है उतना जो है वेट गेन कम होगा। जनरल प्रेगनेंसी डाइटरी केयर्स, डाइटरी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। RCOG रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है डाइटरी एडवाइस को। ये है कि अक्सर कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि 2 लोगों का खाना खाना आपने, ऐसा नहीं है। यू डोंट नीड टू ईट पोर्शन ऑफ 2, अपने नॉर्मल पोर्शन रखें इस खाने का और अवॉइड स्नैक्स, थोड़ा खाएं और बार बार खाना है आपने। हाई फाइबर रिच फूड जो है आपने खाना, ओट्स, बीन्स, लेंटिल्स, ग्रेन, सीड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन ब्रेड, ब्राउन राइस, पास्ता, स्टार्ची फूड, पोटैटोज, ब्रेड, राइस, पास्ता, चूजिंग होल ग्रेन वेयर पॉसिबल। और इसके साथ साथ आपने हाई कन्फेक्शनरी फूड्स लाइक जिसमें एडेड शुगर ज़्यादा हो, फ्राइड आइटम्स या वो चीज़ें जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, वो अवॉइड करनी है, बिकॉज इट कॉजेज़ हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरियम, उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं ख़वातीन को। डाइटिंग इन प्रेगनेंसी, डाइटिंग ना करें, लेकिन हाँ अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपना वेट गेन को विदाउट डाइटिंग, जस्ट बाई ईटिंग हेल्दी फूड, तो वो जो है इज़ एडवोकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जनरल एक्सरसाइज की एडवाइस दी जाती है, जो कि इट हेल्प्स ड्यूरिंग आफ्टर प्रेगनेंसी एंड इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पेल्विक एक्सरसाइजेस, ताकि बैक एक को रिड्यूस किया जाए। BMI से बहुत सारे मसले होते हैं, मटर्नल भी फीटल भी। ये टेबल 2.1 में दे आर इंपॉर्टेंट, तो इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। मटर्नल मसले और फीटल मसले एंटीनेटल केयर में। ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर, इफ़ अ फीमेल हैज़ BMI मोर देन द नॉर्मल, इट कैन लीड टू इनएक्यूरेट असेसिंग ऑफ ग्रोथ एंड एनाटमी ऑफ द फीटस। और इस तरह फीटस कैन डिवेलप इंक्रीज रिस्क ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, और उसकी जो है निकल थिकनेस जो है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी उससे ज़्यादा हो सकते हैं। इट कैन लीड्स टू ट्राइसोमी। ऐसी ख़वातीन का जिनका BMI ज़्यादा होता है, हम फॉलिक एसिड भी ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। उन ख़वातीन को गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलेटस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ फीटस में क्या करता है, मैक्रोसोमिया और एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, विच कैन लीड्स टू प्रीएक्लेम्पशिया, और प्रीएक्लेम्पशिया फीटस में क्या करता है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन एंड एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। विनस थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म के मटर्नल में चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड इट कैन लीड टू फीटस में मिसकैरेजेस, स्टिल बर्थ। ड्यूरिंग द डिलीवरी, इंक्रीज इन द वेट ऑफ द मदर, इट कैन कॉज डिफ़िकल्टी इन एनाल्जीसिया, एनेस्थीसिया डिफ़िकल्टी होती है, मॉनिटरिंग इन लेबर, इंक्रीज चांसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ऑपरेटिव डिलीवरी हो सकती है, इंक्रीज चांसेस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। फीटस में, क्योंकि फीटस मैक्रोसोमिक होगा, देयर आर मोर चांसेस ऑफ शोल्डर डिस्टोशिया, बाजू का अपने जॉइंट से निकल जाना, शोल्डर डिस्टोशिया के बहुत चांस होते हैं। पोस्ट नेटली देर इन फीमेल्स विद इंक्रीज BMI देर इज रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वोन ब्रेकडाउन एंड इन्फेक्शन, पोस्ट नेटल डिप्रेशन। वेयर एज इन फीटस या बच्चे में पैदाइश के बाद देयर आर मोर चांसेस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेशन। मदर को ऑब्वियसली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीनेटल और पोस्टनेटल फैमिली प्लानिंग, एंटीनेटल और इंट्रापार्टम पीरियड में फैमिली प्लानिंग और ब्रेस्ट फीडिंग दोनों के बारे में गाइड किया जाता है। पोस्टपार्टम भी अप टू एटलीस्ट 2 years ऑफ एज, WHO कहता है 2 years ऑफ एज, 6 months से 2 years के एज में तो वीनिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 months की एज में देनी है और वो 2 साल तक लेकर जानी है। पाकिस्तान में भी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स हैं, बेबी फ्रेंडली यूनिट्स होते हैं डिफरेंट मॉल्स में। सेंटोरस में शायद इंस्टॉल हुआ है एक यूनिट, जहाँ पे फीमेल्स जो हैं इफ़ दे आर आउट दे कैन फीड देयर बेबीज़। वी शुड आल्सो प्रोवाइड वुमेन विद ऑप्शंस ऑफ प्रेगनेंसी केयर, कि क्या आया वो फीमेल जो है होम बर्थ करना चाहती हैं, होम में डिलीवर होना चाहती हैं, यहाँ मिड वाइफरी यूनिट्स या बर्थ सेंटर्स में जाकर डिलीवर करना चाहती हैं, या हॉस्पिटल्स में जाकर डिलीवर करना चाहती हैं। Antenatal urine test, it is very essential to have a midstream urine specimen, midstream specimen of urine, जिसे हम MSSU कहते हैं, midstream specimen of urine। कि पहले 2-4 कतरे छोड़ के उसे कहते हैं कि मिड स्ट्रीम का यूरिन जो है आपने उसे डब्बे में डाल के देना है, और इससे हम चेक करते हैं कि क्या आया एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया तो नहीं है। कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर वो पेशेंट प्री-एक्लेम्पशिया की तरफ जा रही है तो उसके यूरिन में क्या होगा, प्रोटीन ज़्यादा होंगी। अगर वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ की तरफ जा रही है उसके यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा होगी। अगर उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं तो उसके यूरिन में क्या होगा, बैक्टीरिया होंगे उसके यूरिन में, एंड बैक्टीरिया वुड प्रोड्यूस नाइट्राइट्स। तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी इज़ इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर असेसमेंट एंटीनेटल केयर में आ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर डाउन जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो अप जाता है।
ठीक है। लेकिन अगर एक पेशेंट जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन की पेशेंट हो, उसे भी ना पता हो कि उसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप एंटीनेटल केयर आए, आप उसको चेक करें तो आप उसे बताएं कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब है वो पहले से ही ज़्यादा है, उसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। ऐसे पेशेंट्स को हम ऐसे पेशेंट्स को जिनको स्वीयर हाइपरटेंशन होती है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स दे देते हैं और लो डोज एस्पिरिन प्रोवाइड कर देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स जो नॉन टेराटोजेनिक हो वो प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर जैसे हाई जाता है और बहुत ज़्यादा हाई चला जाए तो इट हिंट्स टुवर्ड्स प्री एक्लेम्शिया। बुकिंग टेस्ट इन प्रेगनेंसी में बुकिंग टेस्ट जो आते सारी करते हैं डेटिंग उसकी बुकिंग विजिट पे फुल ब्लड काउंट जो कि हमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट और मीन सेल वॉल्यूम बता सकता है। मिड स्ट्रीम यूरिन जिस पर सैंपल जैसे मैं बताया वो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया का बताता है। ब्लड ग्रुप एंड एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, ब्लड ग्रुप इज़ वेरी एसेंशियल, हम आगे भी पढ़ेंगे। और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, रेसेस स्टेटस पता लगाते हैं और एटिपिकल एंटीबॉडीज। रेसेस स्टेटस क्यों कि अगर फीमेल नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो उसे एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन्स लगती हैं। हीमोग्लोबिनोपैथी और हीमोग्लोबिनोपैथी स्क्रीनिंग, अगर फैमिली ओरिजिन क्वेश्चनेयर हम लोग उसे देते हैं और उसमें बताती है कि देर आर रिस्क फैक्टर्स ऑफ थैलेसीमिया या इस तरह की कोई कंडीशन है, कोआगुलोपैथीज हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग जो है स्क्रीनिंग कराते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी की। इन्फेक्शन स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, HIV एंड रुबेला। और डेटिंग स्कैन पे, डेटिंग स्कैन कुछ ख़वातीन जो होती हैं ना उनका LMP भूल जाती हैं अपना, तो उन लोगों के लिए जो है उन ख़वातीन के लिए डेटिंग स्कैन करते हैं टू असेस द करेक्ट एज ऑफ द फीटस, कि ये ना हमें लग रहा हो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में जा रहा है, हालांकि जो है उसने गलत बताई थी। और इवन के हम लोग समझेंगे पोस्ट डेट प्रेगनेंसी है जबकि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी का डेटा, हम इंडक्शन करने लग जाए उस प्रेगनेंसी जबकि नॉर्मल था क्योंकि वो सिर्फ भूली थी, इसलिए हम डेटिंग स्कैन करते हैं इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर which gives accurate pregnancy dating and provides के रिस्क फैक्टर असेसमेंट करते हैं कि आया ट्राइसोमी 21, 18 या 13 तो नहीं है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम तो 13+6 वीक्स पे नकल ट्रांसपेरेंसी भी फाइंड आउट करते हैं कि ट्राइसोमी 21 के लिए। फुल ब्लड काउंट में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अनीमिया तो नहीं है। अनीमिया कैसे हमें पता लगता है? अनीमिया पता लगता है कि अगर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी हीमोग्लोबिन 110 से कम है, या फिर उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसकी हीमोग्लोबिन 105 से कम है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी हीमोग्लोबिन 100 से कम है। 110, 105 और 100 अगर इन ग्राम पर लीटर से कम है तो ये एनीमिक होगा, और अगर पोस्टपार्टम पीरियड में 100 से कम है तो एनीमिक है, और ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें जो है ब्लड अरेंज करना पड़ता है। तो इस तरह वुमेन जिनकी दोज हु हैव नॉन हीमोग्लोबिनोपैथीज उनकी सीरम फेरेटिन कराते हैं, और अगर सीरम फेरेटिन इज़ लेस दैन 30 माइक्रोग्राम पर लीटर तो उनको हम ऑरल सप्लीमेंट्स देते हैं आयरन के। हम लोगों ने प्लेटलेट काउंट भी चेक करना होता है। अगर प्लेटलेट काउंट 100 से कम है इंटू 10⁻⁹ पर लीटर तो इसका मतलब ये है कि वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में जा रही है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या लो प्लेटलेट काउंट इट इज़ अ मेंबर ऑफ हेल्प सिंड्रोम, हेमोलिसिस, एलिवेटेड लिवर एंजाइम और लो प्लेटलेट्स। तो हेल्प सिंड्रोम जो है वो प्री एक्लेम्शिया में है। इफ़ देर इज़ लो प्लेटलेट्स सो इट मीन्स देर इज़ अ हिंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया। ब्लड ग्रुप में जैसे मैंने बताया अगर फीमेल नेगेटिव है, फीटस पॉजिटिव है, उसका हस्बैंड पॉजिटिव था, फीटस पॉजिटिव है, तो उसे एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ लगेंगी। और किस किस वीक पे लगेंगी? या तो एक लार्ज डोज दे दें आप 28 वीक्स पे लार्ज डोज दे दें, एक 250 इंटरनेशनल यूनिट्स की, या फिर आप 2 डोज दें, एक 28 वीक्स पे और एक 34 वीक्स पे। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस को चेक करते हैं, थैलेसीमिया को चेक करते हैं। बट इस थैलेसीमिया ए कैसे होता है? व्हेन देयर इज़ जीन डिलीशन ऑफ अल्फ़ा चेन उसके जो 16 क्रोमोसोम पे होते हैं, यहाँ पॉइंट म्यूटेशन आ जाए थैलेसीमिया बी में क्रोमोसोम 11 के ऊपर। सिकल सेल स्क्रीनिंग करते हैं कि आया फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं है सिकल सेल डिजीज़। रुबेला की स्क्रीनिंग करते हैं क्योंकि लेकिन अब तो मोस्टली जो है MMR वैक्सीन आ चुकी हुई है। 90% ऑफ द पेशेंट्स को MMR लगी हुई होती है 2 ईयर्स की एज पे। सिफिलिस जो ट्रेपोनेमा पैलिडम से फैलता है वो चेक करते हैं कि उसे इन्फेक्शन तो नहीं होगी। हेपेटाइटिस बी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस बी अगर इन्फेक्शन माँ को पता लगे, उसकी स्क्रीनिंग करें और उसे पता लगे कि उसे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन है तो इट मीन्स देयर इज़ अ रिस्क एसोसिएटेड रिस्क विद लिवर फेलियर, सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अगर उसे हेपेटाइटिस बी के एंटीजन उसमें डिटेक्ट हो जाए तो बच्चे को पैदा होते सारे एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 0 डोज जो होती है, जो लेफ़्ट शोल्डर पे लगती है, लेफ़्ट डेल्टॉइड पे, ठीक।
और उसे हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन भी देते हैं विद इन 12 आवर्स ऑफ लाइफ। और फिर हेपेटाइटिस बी हमें पता है 6, 10 और 14 वीक्स पे पेंटा में लगती है और 6 मंथ्स की एज तक उसे लगानी है। द टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी, अब बच्चे में स्क्रीन भी करना है कि आया हेपेटाइटिस बी उसे हो तो नहीं गया, तो सीरम एंटीबॉडी, उस सरफेस एंटीबॉडी ऑफ हेपेटाइटिस बी वो चेक करते हैं। और अगर पर्सन माइट हैव बीन एक्सपोज टू हेपेटाइटिस बी एंटीजन, तो उसमें हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीबॉडी को चेक करते हैं। तो अगर एक्टिव है तो सरफेस एंटीबॉडी चेक करेंगे, अगर वो प्रीवियसली इन्फेक्टेड है या वो एक्सपोज हुआ है तो कोर एंटीबॉडी चेक करेंगे। इस तरह हेपेटाइटिस बी को सी को चेक करते हैं, और अगर हेपेटाइटिस सी है तो उसकी इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ दे देते हैं। HIV इन्फेक्शन को चेक करते हैं एट 24 वीक्स। अगर किसी को HIV पॉजिटिव आ जाए तो उसको 24 वीक्स पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं और उसका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अगर किसी का वायरल लोड जो है ग्रेटर देन 400 राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसका इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन 36 वीक्स पे हम उसका वायरल लोड करवाते हैं बेसिकली। और उसका मोर देन 400 आ जाए तो फिर बस उसको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करते हैं। एंड वी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उसे कहते हैं ना करें, फॉर्मूला मिल्क दे। अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग डेटिंग स्कैन के लिए यूज़ करते हैं। मैंने बताया जो ख़वातीन भूल जाती हैं अपने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो उनका इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या इंडक्शन ऑफ लेबर पोस्ट इट्स नाउ, इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, उसके लिए हम कराते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन। और अल्ट्रासाउंड डेटिंग स्कैन जो है कोशिश करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले हो जाए। इट इज़ परफॉर्म्ड एट 11 वीक्स प्लस 3 डेज़ या 13 वीक्स प्लस 6 डेज़। सेकेंड ट्राइमेस्टर के भी शुरू में करा देते हैं। और हमें क्या पता लगता है, फर्स्ट हमें पता लगता है उस बच्चे की उम्र कितनी है, और उम्र डेट जो है हमें इस तरह पता लगती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्राउन रैम लेंथ गिव्स अस द एस्टिमेशन, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बायपैराइटल डायमीटर एंड हेड सर्कम्फ्रेंस गिव्स अस द आइडिया, और थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमर लेंथ और एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस इट गिव्स अस द आइडिया। फर्स्ट में अल्ट्रासोनोग्राफी एंड क्राउन रैम लेंथ, सेकेंड में बायपैराइटल डायमीटर हेड सर्कम्फ्रेंस, थर्ड में फीमेल लेंथ एंड एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस, इट गिव्स अस द आइडिया। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग में क्या देखते हैं, नक्कल ट्रांसलेंसी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नक्कल ट्रांसलेंसी ये है कि हम लोग न्यूरल ट्यूब की थिकनेस देखते हैं। न्यूरल ट्यूब की थिकनेस अगर 4 से ज़्यादा हो या नॉर्मल से ज़्यादा हो तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग ट्राइसोमी 21। ऐसे केसेस में जिनमें रिस्क होता है डेवलप करने का ट्राइसोमी 21, उनमें हम क्वाड्रुपल टेस्ट कराते हैं, जब भी आगे मैं बताती हूँ। एक तो हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका नकल ट्रांसपेरेंसी देख ली, फिर हम लोगों ने बीटा HCG प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A कराना। अगर किसी का ट्राइसोमी 21 मतलब प्रेगनेंसी में ट्राइसोमी 21 है तो हम देखते हैं कि बीटा HCG उसमें रेस्ट होता है और प्लाज्मा प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A एंटीजन दैट इज़ लोअर। और मटर्नल एज भी हम चेक करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग में नोट करके रखते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम कराते हैं क्वाड्रुपल टेस्ट, और इट्स मोस्टली इन द केसेस ट्राइसोमी 21 के केस में हम क्वाड्रुपल टेस्ट कराते हैं। उसमें 4 टेस्ट आते हैं, एक बीटा HCG, एक अल्फा फीटोप्रोटीन, एक अनकंजुगेटेड एस्ट्रायोल, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इनहिबिन A। यहाँ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A लिखा हुआ है, वो लोअर होगी, और बीटा HCG जो हो जाता है ट्राइसोमी में ज़्यादा हो जाता है। बाकी ये 2 टेस्ट हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क वुमेन, अगर एक फ़ीमेल आती है जो बताती है कि शी हैज़ हाइपरटेंसिव डिजीज़ इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है लाइक SLE है या APS है। SLE मतलब सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस या एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ या क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। इसमें से कोई एक भी है तो इसका मतलब है शी इज़ अ हाई रिस्क पेशेंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया। ऐसे पेशेंट्स को हम लो डोज एस्पिरिन देते हैं, और जो सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के पेशेंट होते हैं उन्हें हम लो डोज स्टेरॉइड देते हैं। थायराइड का कोई लेना देना नहीं प्री एक्लेम्शिया के साथ, ठीक। अब दूसरे सिनेरियो में अगर एक खातून आती है जिसका जो मैं रिस्क बताने लगी हूँ, अगर इनमें से 2 रिस्क होंगे ना, 2 और मोर, फिर हम उन्हें मॉडरेट रिस्क में कहेंगे। इसमें से एक भी होगा तो हाई रिस्क, इसमें से 2 और मोर हो गए तो हम लोग मॉडरेट रिस्क में कहेंगे। प्राइमरी पैरिटी, एडवांस मटर्नल एज 40 से अबव हो, BMI 35 से ज़्यादा हो, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्शिया या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, ठीक है। ऐसे केसेस में हम लोग कहते हैं कि अगर 2 या मोर है तो वो मॉडरेट रिस्क है फॉर प्री एक्लेम्शिया। हाई रिस्क फॉर प्री टर्म बर्थ, प्री एक्लेम्शिया तो हो गया दोज पेशेंट जिनको प्री टर्म बर्थ भी हो सकता है, मतलब गेस्टेशन डेट से पहले ही EDD से पहले उनको डिलीवर कर जाए 32 वीक
वीक्स, वो पेशेंट्स कौन से होते हैं जिनके अंदर जिनको ट्विन प्रेगनेंसीज मल्टी फीटल प्रेगनेंसीज, प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री हो, लेट मिसकैरेज और सर्वाइकल सर्जरी हुई हो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस को देखने के लिए, कोन बायोप्सी हो या किसी की सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हो, तो ऐसे केसेस में जो है देयर इज़ अ रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ. Fetal growth restriction, that is very important. At 24 weeks of gestation, we measure the symphysis fundal height SFH. That gives us the indication क्या यह fetal growth restriction है या नहीं है. At which weeks? 24 weeks. कुछ ख़वातीन जिनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के मसले हों, फैट एब्जॉर्प्शन का मसला, विपल्स डिजीज़ हो, या देयर इज़ अ रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्शिया, ओबेसिटी, या स्किन कलर थोड़ा सा पेल हो, वो कवरेज उसका और देख लेते हैं. और ऐसी कंडीशन जो कि फ़ैट एब्जॉर्प्शन को लिमिट करे, तो इसमें सिर्फ उस सूरत हाल में विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, वरना बाकी सारी फीमेल्स को हम कोलकैल्सिफेरॉल या एर्गोस कैल्सिफेरॉल इट सेफ इन प्रेगनेंसी और विटामिन डी देते हैं. विटामिन डी डेफिशिएंसी सिर्फ डिजीज़ पेशेंट्स में या हाई रिस्क पेशेंट्स में रूल आउट करते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर केयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट SAQ एंड वाइवा. सेकेंड ट्राइमेस्टर केयर हम एनॉमली स्कैन कराते हैं. वन इज़ एनॉमली स्कैन एंड एनॉमली स्कैन यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर में 18 to 20th वीक में किया जाता है. ठीक, 18 to 20th वीक में वी परफॉर्म द एनॉमली स्कैन, और नकल थिकनेस देखने के लिए हम 13+6 वीक्स देखते हैं. अगर तो 3 सेंटीमीटर से कम है तो नॉर्मल है, और अगर तो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो डाउन सिंड्रोम की तरफ लेकर जा सकता है, ट्राइसोमी 21 की तरफ. हम देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्कैन में स्पाइना बाइफिडा तो नहीं, मेजर कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज़ या ड्राफ्टमैटिक हर्निया, रीनल एजेनेसिस तो नहीं. इस तरह हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेटास को देखते हैं. दो चीज़ें देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के स्कैन में, एक नॉर्मली और एक गेस्टेशनल डायबिटीज़. हम फीमेल की फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज अगर 5.6 से ज़्यादा है, या 2 आवर्स प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 2 आवर्स खाने के बाद उसको देखते हैं कि अगर 7.8 मिलीमोल पर लीटर है या अबव है तो गेस्टेशनल डायबिटीज़. गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्लूड वुमेन विद प्रीवियस गेस्टेशनल डायबिटीज़ हिस्ट्री. रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग, अगर प्रीवियस हिस्ट्री हो, प्रीवियस मैक्रोसोमिया, बेबी को मैक्रोसोमिया था. व्हाट इज़ मैक्रोसोमिया? बहुत बड़ा उसका मुंह हो बच्चे का, और वो इसलिए होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. तो मैक्रोसोमिक बेबी हो, इंक्रीज BMI, ओबीज हो, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ डायबिटीज़ की हिस्ट्री हो, या फिर वो खातून जो हो एशियन हो, ब्लैक कैरिबियन हो, या मिडिल ईस्टर्न ओरिजिन हो. वेस्टर्न यूरोपियन को वेस्टर्न जो है उनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस वो रिस्क नहीं होता, लेकिन एशियंस में अगर है तो वो रिस्की है. ऐसी ख़वातीन को हम क्या करते हैं, 24 to 28 वीक्स में हम 75 ग्राम्स ऑरल ग्लूकोज देते हैं, और 2 घंटे बाद उनकी चेक करते हैं ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और चेक करते हैं कि क्या है, नॉर्मल है या नहीं है. लेकिन अगर कोई खातून जिसको जो है प्रीवियस हिस्ट्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की है, ऐसी खातून को हम 16 to 18 वीक्स में पहले ही चेक कर लेते हैं. ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बिल्कुल स्टार्ट में चेक कर लेते हैं क्या आया. 16 to 18 वीक्स में इसका ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर लेते हैं, और इसका 24 to 28 वीक्स पे रिपीट भी करते हैं. एंड दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर.